जब भी भारत के इतिहास का बात आता है तो हमें मुगल साम्राज्य और अकबर, बाबर और हुमायूं याद आते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास के सिलेबस में हमें मुगल साम्राज्य और अकबर, बाबर और हुमायूं के बारे में ही पढ़ाया गया है। लेकिन उसके अलावा भी भारत का एक रिच हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु मानती थी। और इस बात का एक शानदार उदाहरण था नालंदा यूनिवर्सिटी, जो अपने टाइम में अपने रिच हेरिटेज, हिस्ट्री और कल्चर और एजुकेशन के लिए वर्ल्ड फेमस था। तो आज के वीडियो में हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के राइज से लेकर फॉल तक के जर्नी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पार्ट 1, फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। प्राचीन काल में नालंदा यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बड़ा बौद्ध मठ था। नालंदा यूनिवर्सिटी का सिंबल बोधि वृक्ष है, और ये शायद इसलिए भी क्योंकि बौद्ध धर्म का नालंदा यूनिवर्सिटी पे एक गहरा और पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी यूनेस्को के विश्व धरोहर के लिस्टों में से एक था। इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुमार गुप्त प्रथम ने वहां पे और भी कई सूर्य मंदिर, शिव मंदिर और बौद्ध मंदिर भी बनवाए थे, क्योंकि कुमार गुप्त प्रथम हिंदू राजा होने के साथ साथ बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थे। रिसर्च के अकॉर्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी लगभग 23 हेक्टेयर में फैला हुआ था, और जब भारत के शोधकर्ताओं ने नालंदा यूनिवर्सिटी पे शोध किया और वहां खुदाई की गई, तो खुदाई में वहां लगभग 13 मठों के अवशेष मिले थे, और कई और मठ होने का अनुमान लगाया गया, और हर मठ लगभग 2 या 3 मंजिला हुआ करती थी, और हर मठ के आंगन में जल स्रोत के लिए एक बहुत ही विशाल कुआं हुआ करता था। इसके साथ साथ पूरा कैंपस एक बहुत ही बड़े दीवार से घिरा हुआ था, और पूरा कैंपस लाल पत्थर से बनवाया गया था, और कैंपस के अंदर भगवान बुद्ध के मंदिर और स्तूप के कई अवशेष पाए गए थे। रफली कैलकुलेट करें तो लगभग नालंदा यूनिवर्सिटी 700 वर्षों तक अस्तित्व में रहा था, और वहां 700 वर्षों तक कंटिन्यू फ्री और उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी। पार्ट 2, एजुकेशन सिस्टम ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। उस टाइम 5वीं से 12वीं शताब्दी तक नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी, और यहाँ पूरी दुनिया से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, लाइक चीन, जापान, मंगोलिया, तुर्की और भी न जाने कई देश। नालंदा यूनिवर्सिटी में एक साथ पूरी दुनिया के 10,000 छात्र पढ़ते थे, और लगभग 2,000 से अधिक शिक्षक उन्हें शिक्षा देते थे। कहा ऐसा जाता था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना बहुत ही मुश्किल और कठिन होता था, क्योंकि वहां प्रवेश के लिए जो परीक्षा लिया जाता था वो बहुत कठिन होता था। कहावत तो ये भी है कि कोई भी अगर वहां एडमिशन के लिए आता था तो वहां प्रवेश पाने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। उसका टेस्ट कई चरण में होता था, तब जाके हजारों छात्रों में से कुछ छात्रों को सेलेक्ट किया जाता था। और आचार्यों और छात्रों को ठहरने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में हर तरह की व्यवस्था की गई थी। जैसे आचार्यों को ठहरने के लिए 7 विशाल कमरे हुआ करते थे, जिनमें आचार्य ठहरा करते थे, और छात्रों को ठहरने के लिए अलग से 300 कमरे थे, जिनमें छात्र ठहरा करते थे। और कहा यह जाता है कि एक कमरे में एक से अधिक छात्र ठहरते थे, और उन कमरों में छात्रों के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई थी। जैसे सोने के लिए पत्थर का चौकी हुआ करता था, दिया और किताब रखने के लिए अलमारी हुआ करती थी, बिस्तर दिए जाते थे, वस्त्र दिए जाते थे,
उन्हें कि इन सब के अलावे छात्रों को भोजन और औषधि भी मुफ्त दिया जाता था। अब सवाल ये उठता है, इतना सारा मुफ्त सुविधा दिया जाता था छात्रों को, तो इसका खर्च कहाँ से आता था? तो इसके लिए राज्य के तरफ से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिए गए थे, जिससे आने वाला इनकम और अनाज से विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। पार्ट 3, लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। भारत के शोधकर्ताओं का कहना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में लाखों की संख्या में किताबें, हस्तलेख, रिसर्च डॉक्यूमेंट और कई तरह की औषधियों की विधि लिखकर स्टोर की हुई थी, जो फ्यूचर में किसी तरह के इमरजेंसी में काम आ सकती थी। माना तो ये भी जाता है कि कई ऐसे रिसर्च डॉक्यूमेंट थे जो अपने समय से काफी आगे थे, सिंपली बहुत ही एडवांस रिसर्च डॉक्यूमेंट थे वो। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बात करें तो वहाँ एक नहीं बल्कि कई लाइब्रेरीज थी। उनमें से एक लाइब्रेरी 9 मंजिला था, जहां लगभग 6 लाख किताबें स्टोर्ड थी। इस एक लाइब्रेरी के अलावा 3 और लाइब्रेरीज थी जो नालंदा यूनिवर्सिटी का शान हुआ करती थी। उनके नाम है रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर, जिनमें से रत्नोदधि लाइब्रेरी में अनेकों अप्राप्त हस्तलिखित किताबें और रिसर्च डॉक्यूमेंट स्टोर्ड थे। और नालंदा विश्वविद्यालय में कई तरह के विषयों पर शिक्षा दी जाती थी, जैसे लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फाइन आर्ट्स, मेडिकल, आयुर्वेदा, योगा, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, हेतु विद्या, शब्द विद्या, आर्ट ऑफ वॉर एंड मॉडर्न साइंस। इसके साथ साथ अगर नालंदा विश्वविद्यालय के महान छात्रों की बात करें तो उसमें नाम आता है आचार्य चाणक्य, नागार्जुना, राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को एक बार रिस्टोर करने में मदद भी किया था, आर्यभट्ट और कई चाइनीज ट्रैवलर्स। 4th पार्ट, फॉल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। जब नालंदा यूनिवर्सिटी पे फर्स्ट अटैक हुआ था, तब वहां के राजा स्कंदगुप्त थे, और स्कंदगुप्त ने उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी को न सिर्फ रीस्टोर करवाया, बल्कि वहां पे और बड़ी इमारतें बनवाई और पूरे कैंपस को बड़े दीवार से घेर दिया। और दूसरा अटैक नालंदा यूनिवर्सिटी पे 7वीं शताब्दी में हुआ था, और उस टाइम वहां राजा हर्षवर्धन थे, जो खुद नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे। और इस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी पे गौड़ास ने अटैक किया था, और इस बार भी नालंदा यूनिवर्सिटी को रीस्टोर करने में राजा हर्षवर्धन ने अपना महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा योगदान किया था। और तीसरा अटैक नालंदा यूनिवर्सिटी को 11वीं शताब्दी के एंड में झेलना पड़ा, जिसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी कभी रीस्टोर नहीं हुआ। कहा यह जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ही बीमार हो गया था और उसके बचने का उम्मीद बहुत कम था, और उसके यहाँ के वैद्य उसका उपचार करने में असमर्थ थे। तो किसी ने उसे सलाह दिया कि उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से जाके मिलना चाहिए। लेकिन बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुस्लिम से इलाज करवाना पसंद नहीं था। उसे भरोसा नहीं था कि कोई गैर मुस्लिम उसका इलाज कर सकता है और वो ठीक हो सकता है। लेकिन फिर भी राहुल श्रीभद्र जी से वो जाके मिलता है, क्योंकि उसे उनके बारे में बहुत बताया गया कि वो कर सकते हैं इलाज, लेकिन उसे यकीन नहीं था।
तो राहुल श्रीभद्र जी को परखने के लिए बख्तियार खिलजी उनके पास जाता है, लेकिन एक कंडीशन रख देता है। कहता है कि आपका दिया हुआ कोई भी औषधि मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो राहुल श्रीभद्र जी ने उससे कहा कि ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और बख्तियार खिलजी को राहुल श्रीभद्र जी ने एक कुरान पाक दिया और कहा कि इसका 2 से 3 पेज आपको डेली पढ़ना है। और बख्तियार खिलजी वैसा ही करता है और धीरे धीरे उसके हालत में सुधार आने लगती है और वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद वो पता करवाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। तो उसे पता चलता है कि राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान पाक जो दिया था उसे, उसके पन्नों पे उन्होंने औषधि लगा दी थी। और किताब पढ़ते वक्त जब बख्तियार खिलजी उंगली से अपनी जीभ को टच करके पन्नों को पलटता था तो उसमें लगा हुआ औषधि उसके मुंह में चला जाता था और इस तरह से वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। और ये बात पता चलने के बाद बख्तियार खिलजी को ये पसंद नहीं आता है कि एक गैर मुस्लिम संस्थान और गैर मुस्लिम समुदाय के इतना सारा ज्ञान है, और उसे लगने लगा कि अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो ये लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। और इसीलिए नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह करने के लिए 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने तीसरी बार नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया। और इस अटैक में हजारों छात्रों को मार दिया गया, आचार्यों को मार दिया गया, कैंपस को जला दिया गया, रिसर्च डॉक्यूमेंट, औषधि के नियम, किताबें सारी जला दी गई, जला के राख कर दिया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा वहां। जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया तो वहां लगभग 90 लाख किताबें और रिसर्च डॉक्यूमेंट और औषधि के नियम जल रहे थे। और ये जलना लगभग 200 दिनों तक लगातार चलता रहा। आज अगर नालंदा यूनिवर्सिटी होता तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया का अस्तित्व कुछ और ही होता। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं YouTube पे ऐसे ही रिसर्च ओरिएंटेड वीडियो बनाता हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा था। और अगर कुछ मिस्टेक भी है तो वो भी कमेंट करके बताइए कि वीडियो में क्या कमियां थी या इन्फॉर्मेशन में कुछ मिस्टेक है तो वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो जल्द ही आएगा।